वो ये नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, मेरी विधानसभा जीत जाने से ताकत नहीं है। ये ताकत उस 90,000 जनता जनार्दन की है जिन्होंने मुझे वोट दिया। वो 90,000 की ताकत है, जिसकी मजबूरी है कि प्रशासन सुनेगा। मैं पक्ष में रहूँ विपक्ष में रहूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशासन को हमारी जनता के लिए, हमारे गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए अगर कोई काम है तो उसे करना पड़ेगा। लेकिन निकाय चुनाव की बात करें तो क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र के जो निकाय क्षेत्र हैं, जो नगर पंचायत है, उसमें कांग्रेस पार्टी की दावेदारी कितनी मजबूत है? सरकार अभी इस चुनाव को आगे ले जाना चाहती है और हम लोग चाह रहे थे कि चुनाव नवंबर में होगा। हम लोग उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मुझे ये लगा कि चुनाव से ही सरकार बांट रही है, सरकार नहीं चुनाव कराना चाहती है, सच है, चुनाव आपको देखने में मिलेगा कि नहीं होगा। वर्तमान में आपको विधानसभा की मुख्य 4-5 ऐसी कमियां बता दें जिसकी डिमांड, जिसकी मांग जो है विधानसभा के लोग अपने नए विधायक से लगातार कर रहे हैं, विधायक ये होना चाहिए। पश्चिम के राज्यों में चले जाइए, आज वहाँ पर जिस तरह की सुविधाएँ गाँव में उपलब्ध हैं, निश्चित रूप से हमारे पास कस्बे और शहरों में नहीं उपलब्ध है। चिकित्सा में हमारे पास CSC होता है। आप बताइए, गरीब आदमी के पास अगर MRI कराना हो तो उसे बाहर 6,000 से 5,000 रुपये की फीस लगती है। आज हमारे जनपद स्तर के अस्पताल में MRI की सुविधा है। तो आखिर वो विद्यालय क्यों इतना पिछड़ रहा है? क्योंकि 2 महीने बाद जब सर्दियों का मौसम आएगा तब भी वो बच्चे ऐसे ही दरी और कपड़े पे बैठेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है। इसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? ये विधायक की नीति से बाहर है विधायक है, लेकिन ये मैं आपने क्या वादा करूँगा कि जिस तरह आपने इस विद्यालय का नाम लिया है, लोहिया नगर का है, हमें भी एक अधिकार है कि अगर हम चाहें तो अपने विधानसभा सीट के अपने विकास खंड के एक विद्यालय को गोद लेकर उसमें योजना बना सकते हैं। तो आपने बताया है, अच्छा कि आपने मुझे ध्यान दिया। मैं प्रयास करूँगा मैं खुद वहाँ पहुँचूँ, और अगर बेंच नहीं होगा, ठंडी का मौसम आ रहा है, तो हम अपनी तरफ से वहाँ पर बेंच की व्यवस्था करा देंगे। आप वहाँ उनको आश्वासन दीजिए। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय फरिंदा विधानसभा के कांग्रेस पार्टी से विधायक वीरेंद्र चौधरी जी हैं, जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने इनको नई जिम्मेदारी दी है। ये प्रांतीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वैभव जी, आपके और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी ने आपको नई जिम्मेदारी दी है, विधायक तो आप नहीं, प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में आपको जिम्मेदारी मिली है। कैसा लग रहा है और क्या कुछ उम्मीदें हैं इस जिम्मेदारी को लेकर पार्टी के लिए और अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए क्या काम करेंगे? देखिए वैभव जी, मैं तो संगठन में पहले भी काम कर चुका हूँ और मैं जब से कांग्रेस में आया हूँ लगातार मैं विभिन्न पदों पर कांग्रेस पार्टी के काम कर रहा हूँ। तो मैं पहला चुनाव लड़ा, हार गया, तो राहुल गांधी जी से मिलने का उन्होंने कहा पार्टी में काम करोगे? मैंने कहा जी, और हम जो भी आपका निर्देश हुआ करेंगे। उस समय ही उन्होंने मुझे 13 में ही कोऑर्डिनेटर बना दिया था और 8 जिले में 4 बनाया। तब से मैं लगातार संगठन में काम कर रहा हूँ और आज तो मैं इस पद पे हूँ। जनता ने मुझे विधायक बनाया ही बना है, पार्टी ने मुझे प्रांतीय अध्यक्ष का पद दिया है। मैं उसके लिए पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका धन्यवाद देता हूँ। और ये जिस उम्मीद से भी उन्होंने मुझे बनाया होगा, मुझे निश्चित है उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करूँगा। पार्टी संगठन की संभावनाएँ हैं उत्तर प्रदेश में, जैसी परिस्थितियाँ हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, जो आने वाले समय में मजबूत करने की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करेंगे, पार्टी के लिए प्रयास करेंगे और मजबूत करने का काम करेंगे। अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली है, राहुल गांधी अभी दक्षिण भारत में लगातार एक्टिव हैं। अभी एक वीडियो, एक फ़ोटो भी वायरल हुआ कि भारी बारिश में वो लोगों को भाषण दे रहे थे और जनता उनको सुन भी रही थी। तो आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी की बीते कुछ सालों से छवि का खराब कहना कह लें या फिर सोशल मीडिया पे जो चीज़ें उछाली गई, उनकी छवि को थोड़ा सा धूमिल करने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को और खासकर राहुल गांधी की छवि को कितना लाभ होता आप देख रहे हैं? आप जैसा जानते हैं, आप चूँकि मीडिया से जुड़े हुए साथी हो, आपको ये सब पता है कि आज के दौर में जो IT सेल होता है हर राजनीतिक पार्टी का, वो किस तरह काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है, जिसमें जो कार्यरत जो लोग रखे गए हैं, वो एक सूत्री कार्यक्रम है। सारा पैसा खर्च करके भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की छवि को खराब करना चाहती है। और वो एक लंबे समय से व्हाट्सएप इंडस्ट्री में जो उनके लोग काम करते हैं, उस इंडस्ट्री में या सोशल मीडिया पे लोगों ने राहुल गांधी के प्रति जो जनता में जो संदेश चाहना चाहिए था, उसका एकदम विपरीत संदेश भेज दिया है। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये तो एक अलग तरह की यात्रा है। तो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक
3570 किलोमीटर 3570 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। ये अपने आप में अद्वितीय यात्रा है और वो ऐसे हालात में होने जा रही है जब इस देश में नफरत का माहौल है। एक ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने बना दिया जिसमें आदमी जाति जाति से लड़ रहा है, संप्रदाय संप्रदाय की लड़ाई हो रही और ऐसी लड़ाई जो इस समय देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। जिस समय देश आगे बढ़ने की तरक्की पे होता है, कोई भी देश हो, जो आदमी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, चाहे जापान की बात लीजिए, चाहे फ्रांस की बात लीजिए, जब जब देश में आर्थिक मजबूती आती है, जब उस देश का माहौल अच्छा होता है, उस देश में भाईचारा होता है, उस देश में नफरत खत्म होती है, तभी देश आगे बढ़ता है। और आज के हालात आप देख लीजिए, लगातार देश की हालात क्या है। राहुल गांधी जी इसलिए तय कर लिए, प्रण कर लिया उन्होंने कि सबसे पहले हमें इस देश को बचाना है, हमें अपने संविधान को बचाना है, हमें इस देश से नफरत को मिटाना है, भाईचारा बढ़ाना है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा पे आए। और आज जो आपने बताया, जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं, इसमें बरसात का मौसम है और राहुल गांधी जी शुरू कर रहे थे भाषण, धीरे धीरे बारिश बहुत तेज हो रही है और वो राहुल गांधी की वो प्रतिभा है, राहुल गांधी का वो दृढ़ निश्चय है कि बरसात में इतनी तेज बारिश में भी वो अपने मंच से हटे नहीं। और जनता आप देखिए सामने 30 से 40 हज़ार की जनता जो क्राउड सामने दिख रही है, वो भी बारिश में भीगते हुए आवाज़ सुन रहे थे। ये जोड़ने की क्रिया है, इसे नफरत खत्म करने को कहा जाएगा और उसमें राहुल गांधी जी निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि कुछ करने को है नहीं, बिना मतलब के भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत को तोड़ने वाले लोग जो है ये काम कर रहे हैं। तोड़ कौन रहा है, जोड़ कौन रहा है, ये जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं। तोड़ कैसे रहे, अभी आपको पता है कि देश में नफरत का माहौल, उत्तर प्रदेश में नफरत का माहौल, भाई जाति जाति को लड़ा देना, हिंदू मुसलमान को लड़ा देना, सिख ईसाई को लड़ा देना, ये सारा कार्य आप देख रहे हैं। अब जो हालात है अभी आप देखिए, चाहे वो गोवा का माहौल हो जहाँ पे हिंदू और क्रिश्चियन एक साथ रहते थे, वहाँ भी आज हिंदू का बाहुत बना के और क्रिश्चियन को आपस में नफरत पैदा करके, जहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का एक साथ बैठना होता था, एक साथ लोगों का खाना पीना होता था, एक साथ लोग अपने साथ रहते थे, आज गाँव में नफरत का माहौल पैदा कर दिए। तो ये कौन तोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, ये जनता अच्छी तरह जानती है। नहीं, बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं देश के जोड़ने में। जैसे राजस्थान वाले मुद्दे पे भी चल रहा है कि वहाँ भी लगातार सियासी उठापटक जारी है और सचिन पायलट का खेमा है, वहीं गहलोत जी का खेमा, और लगातार जो है चीज़ें आप तो भली बात जान रहे हैं उन चीज़ों को। आप ये बताइए भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास काम क्या है? उनके पास काम है खाली कांग्रेस के प्रति लोगों में दुर्भावनाएं भरना और जनता में एक ऐसा मैसेज करना जिससे कांग्रेस के प्रति लोगों का जो भी सोच हो वो निगेटिव हो जाए। उसके पीछे राजस्थान देखिए, कोई भी घर होता है, बड़ा घर होता है, आप ये में जाते हैं, एक सामान्य घर के हालात लीजिए। जब घर बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है, तो उसमें खुटपुट होता रहता है, उसमें आपस में लड़ाई, आपस में अंतर्द्वंद प्रतिद्वंद ये चलता रहता है। ये छोटे से घर के परिवार की बात होती है, परिवार चलाने में लोगों की दिक्कत होती है। ये तो बहुत बड़ा प्रदेश है, देश है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को ये मेहनत करनी पड़ती है कि हर राजनीतिक दल का उनके साथ नहीं है। चलिए, आप मान रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब विधानसभा फलंदा में आ जाते हैं। लगभग 5 से 6 महीने होने वाले हैं आपको विधायक बने। जरा वो 4-5 मुद्दे या काम बता दीजिए या फिर वो प्रयास बताइए, हालांकि अभी कम समय हुआ है, कि जिन मुद्दों को लेकर आपने सदन में आवाज़ उठाई हो फलंदा के विकास को लेकर, या फिर मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ रखी हो। देखिए, आप सच कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मान रहे हैं ना कि अभी कम समय हुआ, 5 से 6 महीने दिखता है। और हमने तो मंच पे भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सभी उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। मैंने राजनीति में मंच पे कहा कि अगर मैं फरिंदा से आप लोगों ने मुझे मौका दिया, अवसर दिया, तो मैं मानता हूँ मेरी सरकार नहीं है, आप जानते हैं, विपक्ष का विधायक हूँ। फिर विधायक होने के बाद इस 5 महीने के 5 काम मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने मुख्यमंत्री के सामने सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग उठाई, अपना पत्र लिखा, मैं उस मंच के माध्यम से बोला, आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस मांग के वापस सापेक्ष मुख्यमंत्री जी ने बाद में 2 दिन बाद सर्वे टीम बनाई और उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे भी बारिश से फसलों का नुकसान, बारिश न होने से फसलों का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करा के उन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। और संयोग से मैंने ये था भी सच था कि महाराजगंज जनपद उसमें शामिल करके 17 जिलों को, अभी मैं लोग विधानसभा में जब सवाल पूछ रहा था तो माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी जवाब दे रहे थे
तो उन्होंने कहा कि इन 17 जिलों की रिपोर्ट जो डीएम ने बना के भेजी है वो 35% हमारे ज़िले की रिपोर्ट है कि 35% बारिश की कमी से हमारे इस जनपद में नुकसान हुआ है। तो यही तो है, इतना बड़ा काम है जो इस जनपद के लिए है। 35%। इसके पहले आप पता कर लीजिए किसी भी राजनीतिक दल का कोई विधायक रहा, मैं नहीं कहता, लेकिन महाराजगंज के बारे में आप किसी भी पूछ लीजिए कि महाराजगंज में आज तक कभी भी 1% का नुकसान कभी नहीं दिखाया गया था। हमेशा दिखाया गया था कि महाराजगंज में मैंने कम बारिश से नुकसान नहीं हुआ। तो ये तो पहली बात आपसे बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं बताने जा रहा था कि अभी ये नेशनल हाईवे 24 बन रहा है, जो यहाँ से हमारे यहाँ इस जनपद में बाईपास से लेकर सोनौली तक बनने जा रहा है। जिस तरह से किसानों में एक माहौल भय का बना हुआ है, उनके अंदर असुरक्षा की भावना है, डर की भावना है, क्योंकि जो शासन ने जो रीति मतलब तय किया है, जो उसका दाम मूल्य तय किया है सर्किल रेट से, वो किसी हिसाब से सर्किल रेट है। खेती बाड़ी वाला जो आप देखे रहे जो खेती का रेट है, वही रेट डिसाइड करके 1,20,000 रुपये पर डिसमिल वहाँ रेट हो रहा है, जिससे लोगों को अंदर बहुत डर है। तमाम लोगों ने सड़क के किनारे 6-6 लाख रुपए 700,000 रुपये डिसमिल की ज़मीन खरीदी है और सरकार उसे 1,20,000 रुपये डिसमिल देने जा रही है। इसके खिलाफ हमने जागरूकता का अभियान चलाया, जिसमें हमने कई जगह चेतावनी सभा भी की, और चेतावनी सभा करने के बाद मैंने वादा किया कहता सदन चलेगा तो मैं सदन में मुद्दा उठाऊंगा। और आप जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि मैंने धारा 51 के तहत इस मुद्दे को उठाया, और बड़ी खुशी है कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने उसको एक्सेप्ट किया, और 51 में उन्होंने जवाब मांगा तो महाराज प्रशासन से। तो यहाँ प्रशासन को जवाब देने की बारी है, वो जवाब देंगे कि क्या करना चाहते हैं। अगर उसमें भी अगर संतुष्टि नहीं मिली, हमारे किसानों का भला नहीं हुआ, तो आने वाले समय में मैंने कहा है कि अगला आंदोलन किसानों के साथ इस पूरी दूरी को पदयात्रा में शुरू करने की तैयारी है, और वो सारे किसान उस पदयात्रा में शामिल होंगे जो उससे प्रभावित होंगे। अच्छा, आपने कहा कि विपक्षी आप विधायक हैं और सरकार में नहीं हैं, तो क्या लगता है समस्याएं होती हैं अगर आप अपनी बातों को सरकार से कोई मांग करें या फिर जिले स्तर की कोई बात हो, तो क्या लगता है सुनवाई होती है कि थोड़ा सा विपक्ष का होने के नाते उसका नुकसान जो है देखने को मिल रहा है? नहीं, ये हम आप ये इसका आकलन तो आप खुद कर सकते हैं, और इसका आकलन तो आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप सदन में जाते हैं तो आप शायद बेहतर है, इसलिए नहीं, सदन की बात तो आप देखते हैं, सदन की बात देखते हैं, लेकिन जो जनता में है, जैसे विपक्ष को होने के नाते आपने जिले की बात पूछी है कि जिला का प्रशासन, चाहे थाने का प्रशासन, चाहे तहसील का प्रशासन, उसमें कितनी सुनवाई होती है, ये आप जनता के बीच में जाएंगे आपको पता चलेगा। और आप लगता होगा, आप देखते हो, मैं यहाँ बैठता हूँ जन सुनवाई के माध्यम से, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक जनता के बीच में बैठता हूँ। संख्या जितनी आती है वो संख्या आप खुद कभी आके देख लें। अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या लोगों को हमारे पास सुनवाई करने की जाती है? तो ये सच है कि वो ये नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, मेरी विधानसभा जीत जाने से ताकत नहीं है। ये ताकत उस 90,000 जनता जनार्दन की है जिन्होंने मुझे वोट दिया। वो 90,000 की ताकत है, जो कि मजबूरी है कि प्रशासन सुनेगा। मैं पक्ष में रहूँ विपक्ष में रहूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशासन को हमारी जनता के लिए, हमारे गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए अगर कोई काम है तो उसे करना पड़ेगा। निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर लोकसभा की भी तैयारी। हालांकि लोकसभा की जो तैयारी है, राहुल गांधी लगातार उसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस पर आपने चर्चा भी की, हमारी आपसे बात हुई। लेकिन निकाय चुनाव की बात करें तो क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र के जो निकाय क्षेत्र हैं, जो नगर पंचायत हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की दावेदारी कितनी मजबूत है? देखिए, निकाय चुनाव तो नवंबर में हो जाने चाहिए थे, जो पहले से शेड्यूल था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार तैयार है चुनाव कराने के लिए। सरकार अभी इस चुनाव को आगे ले जाना चाहती है, और हम लोग चाह रहे थे कि चुनाव नवंबर में होता, हम लोग उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मुझे ये लगा कि चुनाव से ही सरकार भाग रही है, सरकार नहीं चुनाव कराना चाहती, ये सच है। चुनाव आपको देखने में मिलेगा कि नहीं होगा, चुनाव आने वाले अगले साल 23 में होगा। उस हिसाब से हम लोग पहले से उसको देख के तैयारी कर रहे हैं, और उसके हिसाब से संगठन का काम है पार्टी का, वो हम लोग करा रहे हैं। और चुनाव ऐसा नहीं है चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाएगा, चुनाव जीतेंगे कांग्रेस पार्टी यहाँ से मजबूती से जीतेगी। सारे निकाय जो नगर पंचायत क्षेत्र में जीत रही है कांग्रेस? मैं सारे में नहीं कह सकता, लेकिन मजबूती से लड़ेगी। इस जनपद में कम से कम 3 से 4 नगर पंचायतों पे कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। अच्छा, भारत जोड़ो की आपने बात की, फिर मैं वहीं चल रहा हूँ। क्या उम्मीद है कि राहुल गांधी कब तक वीरेंद्र चौधरी जी के बुलावा पर, या फिर उनके आह्वान पर, या फिर आपकी जिम्मेदारी, आपके नेतृत्व को देखते हुए फरेंदा और महाराजगंज क्षेत्र में अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आएंगे? और अगर वो आएंगे तो कांग्रेस पार्टी को कितना इस जिले में, इस विधानसभा क्षेत्र में कितना मजबूती मिलने वाला है अगर वो आते हैं तो?
ये तो निश्चित है कि राहुल गांधी जी जहाँ जा रहे हैं आज जनता का लगाव है। वो आप वीडियो पे भी देख रहे होंगे, आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे। अपने स्कूल के बच्चे जो है अपना कॉलेज छोड़ के, किसान अपना काम धाम छोड़ के, व्यापारी अपनी दुकान बंद करके सब सड़कों पे हैं। तो निश्चित है इस यात्रा का लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में यात्रा आएगी लगभग जनवरी के महीने में, क्योंकि अभी उसको तेलंगाना में राहुल जी को 21 दिन बिताना है। तेलंगाना के बाद उनको महाराष्ट्र जाना है, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश जाना है, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान जाना, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में आएगी। जब उत्तर प्रदेश में यात्रा आएगी तो पूरे जो भी शेड्यूल बनेगा हम तो चाहेंगे, प्रयास करेंगे राहुल गांधी जी हमारी विधानसभा से भी जाएँ। अभी तक ये कार्यक्रम तय नहीं है, तय होगा तो हम आपको उसकी सूचना भी दे देंगे। उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम जो तय होगा हम आप सबको बता देंगे। अभी वो पहला विधानसभा इस यात्रा में तय नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये यात्रा जनवरी तक आएगी। तो फिर हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से तय करें। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये बताइए सर कि नेताजी लोगों का देखने को मिलता है कमियां कम बताते हैं, अपने द्वारा किए गए काम बता देते हैं। आपसे कमी पूछेंगे, पर वर्तमान में आपको विधानसभा की मुख्य 4-5 ऐसी कमियां बता दें जिसकी डिमांड, जिसकी मांग जो है विधानसभा के लोग अपने नए विधायक से लगातार कर रहे हैं कि विधान ये होना चाहिए। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी तरह से जनपद पिछड़ा हुआ, उसमें मेरा विधानसभा भी पिछड़ा हुआ है। आज जिस तरह देश को आज़ादी के 70 वर्ष बीत चुके हैं, 70 वर्ष बीत चुके हैं, और जिस तरह का लोगों का दिमाग जहाँ तक पहुँच चुका है, आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उसमें फरिंदा बहुत पीछे है। आप चले जाइए कहीं बाहर से, उत्तर प्रदेश से बाहर जाइए, पश्चिम के राज्यों में चले जाइए, आज वहाँ पर जिस तरह की सुविधाएं गांव में उपलब्ध हैं, निश्चित रूप से हमारे पास कस्बे और शहरों में नहीं उपलब्ध है। चिकित्सा में हमारे पास CSC होता है। आप बताइए, गरीब आदमी के पास अगर MRI कराना हो तो उसे बाहर 6,000 से 5,000 रुपये की फीस लगती है। आज हमारे जनपद स्तर के अस्पताल में MRI की सुविधा है। अल्ट्रासाउंड मशीन जी भी हैं, उनसे मांग नहीं करते हैं। मंत्री जी से मांग हम लोग, अभी ब्रजेश पाठक जी हमारे मेडिकल के मंत्री हैं, अभी 5 से 7 दिन पहले आए थे जिले पे। हमने खुद इस मुद्दे को जिले की मीटिंग में उठाया कि मंत्री जी ये बहुत गरीब जिला है, किसानों का जिला है, बहुत गरीबों का जिला है, यहाँ पे सरकारी सुविधाएं नहीं है चिकित्सा की। जो डॉक्टरों की सुविधा होनी चाहिए, डॉक्टरों की कमी है, कई अस्पताल डॉक्टरों के बिना बंद रहते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई सुविधाएँ होती हैं जो अत्याधुनिक जो मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन तक हमारे फरिंदा में लगी लेकिन अभी तक नहीं चल पा रही है। एक्सरे मशीनें नहीं चल पा रही CSC सेंटर में। बताइए, एक्सरे कराने की सुविधा है जिस सरकारी अस्पताल में ना हो, जिस क्षेत्र में कितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के बाद भी जब मैंने उस मांग को उठाया तो मंत्री जी ने किस तरह कहा, आपको बताऊँगा तो आप खुद इस बात पर बड़ा ताज्जुब होगा। उन्होंने कहा कि हमने एक मेडिकल कॉलेज पास कर दिया है, PPP मॉडल पे KMC को आगे बढ़ाएंगे, जब मेडिकल कॉलेज होगा तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। इस तरह का जवाब मंत्री का। तो क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, क्या करने वाले हैं लोग? उनके पास कुछ है ही नहीं बजट, पैसा है कहाँ? आप देखिए अर्थव्यवस्था किस तरह की चरमराई हुई है, देश की चरमराई उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। बजट क्यों नहीं है सर? मैं रोक रहा हूँ। बढ़िया सा महाराजगंज महोत्सव होता है, लगातार फिल्मी सितारे आते हैं, नाच गाना होता है, उसके लिए तो बजट है। देखिए, अपने दर्शकों को मैं बता दूं, बीते 1 और 2 तारीख को महाराजगंज महोत्सव हुआ। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हर क्षेत्र में होता है। लेकिन विधायक जी ने भी बात कही, और सबसे बड़ी बात नेताओं का क्या होता है कि मानते कम है। इन्होंने स्वीकार किया कि कुछ समस्याएं हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। फरिंदा स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में मैं भी पिछले 2 दिन पहले गया, वहाँ के लोगों के बुलाने पर। वो लोहिया मार्केट का एक विद्यालय है। 2-3 दिन पहले ही जहाँ एक तरफ महाराजगंज जिले में दिनेश लाल यादव और मैथिली ठाकुर और तमाम कलाकारों का नृत्य हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, मंत्री जी लोग भी थे, विधायक जी लोग भी थे, तमाम अधिकारी भी थे अलग अलग विभागों के, बड़ा आनंद ले रहे थे। लेकिन वहीं मैं फरिंदा के उस विद्यालय में गया, मैंने देखा कि बच्चों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक ही क्लास में कक्षा 1 से लगाए कक्षा 5 तक के बच्चे उस क्लास में बैठे थे। बच्चे ज़मीन पर बैठे थे और पतला सा दरी और बिछा था, बोरा फटा वटा बिछा था, उसी पे बैठे थे। हालांकि आप भी अभी जल्दी विधायक बने हैं, आपके संज्ञान के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो ये स्थिति है फरिंदा की और उस विद्यालय की। ये बताइए क्यों ऐसे विद्यालय पिछड़ रहे हैं, जबकि सरकार ये कहती है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि के क्षेत्र में काम करते हैं और शिक्षा जो है हमारी मुख्य जो है चीज़ों में एक है।
तो आखिर वो विद्यालय क्यों इतना पिछड़ रहा है? क्योंकि 2 महीने बाद जब सर्दियों का मौसम आएगा तब भी वो बच्चे ऐसे ही दरी और कपड़े पे बैठेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है। इसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? देखिए वैभव जी, जो इस समय उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था है और खासकर परिषदीय विद्यालयों की जो परिस्थितियाँ हैं, जो स्थितियाँ हैं, इसमें प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल, इतना इन लोगों को पैसा वोट बैंक से मिला है, आप जानते हैं नाबार्ड की योजनाओं का पैसा मिला है, तो विद्यालय हर जगह बन गए हैं। लेकिन विद्यालयों में जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे बैठने की व्यवस्था, बेंच की व्यवस्था, या और भी बच्चों को ब्लैक बोर्ड या किताबें, ये सुविधाएं जो सरकार वादा कर रही है वो नहीं हो पा रही है। मैंने भी देखा है जाके, और चूँकि ये शासन का नीति होती है कि कितना पैसा किस नीति में देनी है, ये विधायक की नीति से बाहर है विधायक के। लेकिन ये मैं आपने क्या वादा करूँगा कि जिस तरह आपने इस विद्यालय का नाम लिया है, लोहिया नगर का है, हमें भी एक अधिकार है कि अगर हम चाहें तो अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने विकास खंड के एक विद्यालय को गोद लेकर उसमें ये व्यवस्था करा सकते हैं। तो अगर आपको देखने में लगा, मैंने तो देखा नहीं है वहाँ के लोहिया मार्केट रेलवे स्टेशन के पास से आप जाएंगे, वहाँ के वर्मा जी कोई सभासद हैं, नाम मिस कर रहा हूँ, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमने तमाम लोगों से बात किया, पूर्व में भी जो जनप्रतिनिधि थे उनसे भी हमने बात की और चेयरमैन साहब और अधिकारियों से बात की, लेकिन बजट का कुछ अभी हो नहीं पा रहा है। ठीक है, आप उनके बारे में बताएं, जो पूर्व लोग रहे होंगे क्या किए वो सब सामने आते हैं, और इन लोगों पर नहीं जाना चाहता। अगर नहीं किया होता तो ये स्थिति नहीं होती। जो स्थिति आप बता रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं रहती। हमारे आसपास के भी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल है, क्योंकि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था, बेंच की व्यवस्था और बच्चों के पठन पाठन की सामग्री की व्यवस्था हम लोग देखते रहते हैं और उसको प्रयास करते हैं कि पूरी हो। अगर वहाँ नहीं है तो आपने बताया है, अच्छा कि आपने मुझे ध्यान दिया, मैं प्रयास करूँगा मैं खुद वहाँ पहुँचूँ। और अगर बेंच नहीं होगा तो ठंडी का मौसम आ रहा है तो हम अपनी तरफ से वहाँ को बेंच की व्यवस्था करा देंगे। आप वहाँ उनको आश्वासन दीजिए और नानाचार्य से कहिएगा, हमसे मिलेंगे, हम उस विद्यालय के लिए अलग से बेंच की व्यवस्था करा के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करा देंगे। ये शासन की नीति है, ये मैं नहीं कहता कि पूरे विद्यालयों में कर पाऊँगा। जी, लेकिन अपने क्षेत्र के 1-2-4 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अगर इस तरह की दयनीय स्थिति है तो मैं अपनी तरफ से, अपने फंड की तरफ से उनकी व्यवस्था कराऊँगा। जी, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के फरेंदा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र चौधरी जी थे।